अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। इस नॉवल के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल और ऊपर सा बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। माश्ता मुझे शोहर की ज़रूरत भला ना हो, मगर मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरी महक को बाप की ज़रूरत ज़रूर है। मैं उसे ये छाँव, ये पनाहगाह देना चाहती हूँ। खालिदा अपनी बात मुकम्मल करके जैसे हाम से गई। माश्ता ने अपनी बेबसी बहन को गले लगाया तो उसका दिल दुःख के स्याह धुएँ से भरने लगा था। माश्ता की सास की कोशिशें रंग लाईं और एक माकूल रिश्ता मैसर आ गया। माश्ता जावेद ने एक रिश्ता बताया है। 55 साल उम्र है। नहाल साहब की गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं। अच्छे ओहदे पर है। एक ही बेटा है जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में है। बीवी के पिछले साल इंतकाल कर गई थी, मगर उन्हें घर संभालने के लिए एक समझदार औरत की ज़रूरत है। अम्मा ने बात मुकम्मल करके माजिदा की तरफ देखा। अम्मा वो महक के बारे में बताया था। माजिदा ने अटक अटक कर कहा, हाँ वो बात तो मैंने पहले ही बता दी थी। नहाल साहब को कोई एतराज़ नहीं है। महक के साथ जाने पर टाँक लहजे में इत्मीनान था। सच अम्मा? अम्मा ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। अल्लाह की ज़मीन अभी नेक बंदों से खाली नहीं हुई, वरना मर्दों में कहाँ इतना ज़र्फ होता है कि वो किसी दूसरे की औलाद को पाले। माशा का दिल अल्लाह का शुक्र बजा लाया। महक माँ की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी माँ की शादी हो रही है। अम्मा के समझाने बजाने और ढके छुपे लफ्ज़ों के में हालात बताने का असर था कि महक खामोश हो गई, या शायद अपनी माँ की मजबूरियाँ उसकी समझ में आ गई थी। महक, मेरी बेटी, बस तू पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। 2-4 साल की बात है तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो फिर मैं तेरी शादी कर दूँगी। खालिदा उसको खुद से लिपटाकर तसल्ली देती और उसे सीने से लगा लेती। उसके आंसू उसके बालों में जज़ब होते जाते और महक के आंसू खालिदा की कमीज़ की गिरेबान तर कर देता। फिर सब कुछ जल्दी-जल्दी तय कर पाया गया। महक के पेपर ख़त्म हो गए। अप्रैल की एक खुशगवार सी शाम में चंद अफराद की मौजूदगी में निकाह हुआ। खालिदा और नहाल के निकाह में मंजूर ने भी शिरकत की थी। वो खालिदा से मिला और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपका और अपने भाई का गुनहगार हूँ। मंजूर का लहज़ा आंसू की नमी के लिए था। खालिदा की आंखें भी भर आईं। मंजूर भाई, आपका कोई कसूर नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज़ ऐसा मत सोचा करें। खालिदा ने हमेशा की तरह आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और ये सच भी था कि उसे मंजूर से कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची थी। तकलीफ़ तो उसे अपने जैसी एक औरत मिसबा से पहुँची थी। अगर माफ़ी माँगना तो मिसबा है भी, तो मिसबा ही को ही माँगनी चाहिए थी, मगर वो क्यों माँगती माफ़ी? उसकी नज़र में तो उसने अब कोई गुनाह नहीं किया था। बस अपना घर महफूज किया था। अपने बच्चे को उनके हक से महरूम होने से बचाया था। ऐसा करना कोई जुर्म तो ना था। वो खुद को हक बजान अब समझती थी। आपने जो रकम मुझे मकान के सिलसिले में दी थी वो मेरे ज़ेर कर्ज़ है। जैसे ही मुझे थोड़ी सहूलत मिलेगी मैं वो रकम आपको वापस कर दूँगी। थोड़ी देर का हो सकती है, मगर मैं लौटा दूँगा। बस कभी ये मत सोचिएगा कि मंजूर हमारा हक खा गया। मंजूर बहुत ही आर्ज़दा था। क्या था जो अगर उसके घर में उसकी बहन जैसी भाभी और बेटी जैसी भतीजी के लिए गुंजाइश निकल आती है, मगर जब दिलों में गुंजाइश ख़त्म हो जाए तो फिर कहीं गुंजाइश नहीं रहती। क्या बात है! मंज़ूर भाई, आप पर बेफ़िक्र रहें। मैं कभी आपसे इस रकम का मुतालबा नहीं करूँगी। वो रकम मेरे और रमीज़ की तरफ से आपका तोहफ़ा समझ कर रख लीजिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे आइंदा ज़िंदगी में आसानियाँ लाएँ। खाला ने लिपटाई आँखों में ऐसे मंजूर को देखा। उसने उठकर खालिदा के सर पर हाथ रखकर हमेशा खुश रहने की दुआ दी। खालिदा नहाल साहब के साथ रुखसत हो गई। महक को एक हफ्ते के बाद उसके साथ जाना था। नहाल अच्छे आदमी साबित हुए। खालिदा का दिल मुतमिन था। शायद उसकी आजमाइश के दिन ख़त्म हो रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि आजमाइश के ये दिन ख़त्म हो रहे थे या इम्तिहान और सख्त और तवील होने जा रहा था। पूरा हफ्ता खालिदा इधर रही। सब कुछ उसके हाथ में था। उसका दिल इत्मीनान के हंडलों में झूल रहा था, मगर हफ्ते की रात उसका इत्मीनान हुआ में यूं तहलील हो गया जैसे तंदो तेज हवाएं बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाती थी और तेज और तंद सूरज सर पर चमकने लगता है। नहाल का बेटा अकील वीकेंड पर घर आया। वो अपनी पढ़ाई की वजह से हॉस्टल में मुकीम था। 15-20 दिन बाद घर आता था। इस दफ़ा वो तकरीबन 1 महीने बाद घर आया था। वजह नहाल और कील के दरमियान होने वाला झगड़ा था। झगड़ा तब शुरू हुआ जब नहाल ने दूसरी शादी करने का इरादा किया। कील के लिए ये बात कतई काबिल कबूल नहीं थी। वो अपने मरहूमा माँ की जगह किसी और को दे देता। दूसरा, इस उम्र में बाप की दूसरी शादी से
सरासर अय्याशी लग रही थी। हालाँकि हकीकत पसंदी से ज़्यादा लेता तो उनके घर को हकीकत में एक औरत की ज़रूरत थी। ऐसी औरत की जो ना सिर्फ़ निहाल की देखभाल करती और घर का ख़्याल भी रखती, जो जवानी का गर्म खून था, जो उसे बाप की तन्हाई नज़र नहीं आ रही थी और उनकी शादी को ज़रूरत से ज़्यादा अय्याशी समझ रहा था। निहाल की निकाह से 20-25 दिन पहले वह नाराज़ होकर गया हुआ था। सो उसके बाद खुद आया और ना ही फ़ोन किया। अब जब निहाल के निकाह को हफ़्ता होने को आया था जो तो वकील चला आया। लाउंज में वो निहाल के साथ आदा को बैठा देखकर जलन भुन जल भुल भुन गया। सलाम दुआ को बिना किए वो तन फ़न करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अकील निहाल की आवाज़ में तनबियत थी। अकील अपने कमरे में के दरवाज़े में पहुँच चुका था। उसने वहीं से मुड़कर देखा देखा मगर खामोश रहा। सारे आदाब हॉस्टल में ही भूल आए हो, सलाम करो उन्हें, ये तुम्हारी माँ है। निहाल का लहजा बहुत सख्त था। जिन बेटों के आप जैसे बाप हों उनके सारे आदाब खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, यह खातून आपकी बीवी है, सिर्फ आपकी बीवी, मेरे साथ इनका कोई तल्लुक नहीं है। वकील ने सर्द महरी से एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद कर दिया। खालदा नम आंखों के साथ सर झुकाए न तो झुका गई तो नहाल उसके हाथ पर हाथ रखकर तो उसे तसल्ली दी। अकील 10:30 बजे के करीब उठकर कमरे से बाहर आया तो नहाल और खालदा कहीं जाने को तैयार थे। अकील ने एक जली कटी नज़रों पर डाली और किचन में चला गया। किचन स्लेब पर नाश्ते की ट्रे देकर ढककर रखी हुई थी। अकील ने चाय बनाई और कप में डालकर किचन से निकला तो वो दोनों वही वही बैठे। खालदा ने तुम्हारा नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। नहाल ने उसे चाय का कप पकड़े देखकर कहा, मुझ पर ऐसी मेहरबानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप अपने लाड उठवाएँ उनसे। वो जलते लहजे की सारी आग उन पर फेंक कर फिर से कमरा नशीन हो गया। खालदा ठंडी सांस भरकर रह गई। कील तो यहाँ मेरा जीना हराम कर देगा। कहीं उसके दबाव में आकर निहाल मुझे छोड़ ना ही ना दे। खालदा सहम गई। खालदा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी ज़रा गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रहा है। निहाल उसे तसल्ली दी। कील दोबारा कमरे से बाहर आया तो दोनों कहीं जा चुके थे। वो टीवी लगाकर लाउंज में बैठ गया। अम्मी। महक भाग कर माँ से लिपट गई। खालदा ने उसे बेसाख्ता चुमा। निहाल ने एक नज़र महक को देखा, फिर माश्ता और उसकी सास से सलाम दुआ करने में मसरूफ़ हो गए। चलो महक, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। खाने से फारिग होकर खालदा ने महक से कहा और दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक फैली हुई थी। खालदा, आती जाती रहना, समझना तुम्हारी माँ का घर है, तुम मेरी बेटी हो। वक़्त अक्सर माजदा की सास ने खलूस से कहा। शराफत खालदा के निकाह में शामिल हुआ था और ना ही आज घर पर था। ना जाने वो क्यों रोपोश था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था या अपनी तमन्ना पूरी ना हो सकने का गम कर वो मंजर से गायब था। वह निहाल, खालदा और महक के साथ घर पहुंचे तो अकील लॉन में बैठा हुआ था। उसके सामने किताबें रखी हुई थी और वह तेजी से कुछ लिखने में मसरूफ था। तीनों अंदर जाने के लगे तो उसने ज़रा सर उठाकर देखा और फिर एक तीसरे फर्द को देखकर उसने सवालिया नज़रों में बाप के पर जमा दी। तुम अंदर जाओ। निहाल ने उन्हें अंदर भेजा और खुद अकील के पास चला आया। अब ये मोहतरमा कौन है? वकील का लहजा होनोस चला हुआ था। खालदा की बेटी है, अब यहीं रहेंगी। निहाल ने नरमी से कहा तो वकील के लबों पर बड़ी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट आई। फिर भर ले घर गैरों से, मुझे तो लगता है जल्द ही मैं इस घर से बेदखल कर दिया जाऊँगा। वकील का लहजा दर्जा खुश्क था। ऐसा क्यों सोचते हो बेटे? हो तुम मेरे, सब कुछ तुम्हारा ही है। अब निहाल उसके पास बैठ गए। बाज़ात बेटों पर भारी पड़ हो जाती हैं। खैर मुझे क्या। वो दोबारा उससे अपने काम में मसरूफ़ हो गया। निहाल खामोशी से उठकर अंदर चला गया। इतवार की शाम अकील जाने को तैयार था। आज पहली बार वो अपने बाप के गले नहीं लगा था। वो खालदा और महक को कटीली नज़र से देखकर चला गया। खालदा ने सुख का सांस लिया और जैसे ही उसे अब पूरी स्कीन मैसर आई हूँ। मैं तो तुम्हें बेटा ही समझ रही थी मगर तुम्हारे तेवर डरा रहे हैं। खैर से जाओ बेटा। खालदा ने उसकी पुश्त देखकर सोचा। महक का रिजल्ट आया तो वो शानदार नंबरों से पास हो गई। उसका शानदार नंबरों से पास हो गई। उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया। निहाल खालदा और महक की हर ज़रूरत का ख्याल रखते खालदा खुश और मुतमिन थी। उसका ये इत्मीनान वकील की आमद के साथ ही रुखसत हो जाता था और उसके जाते ही वापस आ जाता था। वकील उससे मुखातिब नहीं होता, उसकी बात का जवाब नहीं देता, उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। बाप से भी बस रस्मी सी बातचीत होती थी। महक को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो जाता था और उसे ऐसे घूरता कि महक डर कर छुप जाती थी। वो जब आता महक की कोशिश करती कि उसके सामने ही ना आ जाए। ताहम जब कभी वकील उसके सामने होता तो वो उससे यूं घूरता कि महक के रोंगटे खड़े हो जाते। फिर भी खालदा खुश थी कि उसकी ज़िंदगी के खौफ और दुख से भरी सर्द अंधेरी रात
इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदली जितनी जल्दी मर्द की नज़र और नीयत बदलती है। यहाँ भी एक मर्द की नीयत और नज़र बदलने लगी थी महक के लिए। खालिदा जानती कि एक बड़ी आजमाइश उसके सर पर खड़ी है। निहाल की नज़रें बदलने लगी थी। महक अपनी माँ पर पर तो थी वैसी ही खूबसूरत, दिल मोह लेने वाली। दोनों दूसरे साथ खड़ी होती तो निहाल के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, माँ की या बेटी। फिर बेटी जी चाहती कि वो उस गुड़िया की माँ नहीं थी जो पैकिंग से बाहर ना निकाली गई थी। इसकी रोशनी और चमक कायम दायम हो, जबकि खालिदा थी जो तो खूबसूरत मगर उस गुड़िया की मानी थी जिसकी पैकिंग खोलकर उसे उसे शोकेस में सजा दिया जाए, उस पर धूल मिट्टी पड़ जाए। निहाल की ज़ाहरी को शख्सियत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था उनके अंदर क्या चल रहा है। ज़ाहरी तौर पर अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करते, कुरान और हदीस का मुताला करते और अक्सर अपनी बातों में कुरान हदीस के हवाले देते, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम कुरान और हदीस को बस हवाले देने तक ही याद रखते हैं, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज नहीं करते। करते करते होते तो निहाल को भी समझ में आ जाता कि वो महक के बारे में बदनीयती करके हो रहा है। समझ तो तब आती ना जब वो अपने नफ्स के घोड़े के लगाम में लगाम में किसी किसको रखते। तब फिर इसका जानवर जब कवि होकर हावी हो जाए तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया की तरफ रहती है। निहाल का नफ्स उन पर सवार हो चुका था और जब नफ्स किसी पर सवारी कर ले तो सब कुछ अपने कदमों और तले रौंद देता है। निहाल सब कुछ भुलाए महक के गिर्द घेरा तंग करने लगी थे। हाँ, वो महक को यूं घूरता कि उसको अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी जम जाती और उसकी टांगें बेजान हो जाती। महक उस सूरत हाल से खाइफ होने लगी। वो कुछ दिनों से चुपचाप और परेशान थी, अक्सर अपने कमरे में रहती और कोशिश करती कि कमरे से बाहर कम ही जाए। महक, क्या बात है बेटे? खालिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ाई की टेंशन है, फाइनल होने वाले हैं ना इसलिए। खालिदा उसके जवाब से मुतमिन होकर उसे प्यार करके कमरे से बाहर निकल दी। काश मैं बता सकती कि आपको कि अपनी परेशानी की वजह। महक ने अपने हाथ मसलने लगी। बज़ाहिर चमकते दमकते अच्छे लिबास में मलबूस खुशबुओं में बसा शख्स अंदर से इतना गंदा और बदबूदार होगा मैंने कभी सोचा भी ना था। महक ने अपने दुखते सर को दोनों हाथों में थाम लिया। अब की बार अकील आया तो उससे शदीद बुखार था। खालिदा ने उसकी तीमारदारी की में कोई कसर ना रखी। अकील सब कुछ खामोशी से देखता रहा। आपका शुक्रिया। जाने से पहले वो एक लम्हे खालिदा के पास रुका। खालिदा ने नासमझी से उसे देखा। आपने मेरा इतना ख्याल रखा। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे माँ ना समझो, मगर मैंने तुम्हें अपना बेटा ही समझा है। खालिदा ने धीमे लहजे में कहा तो अकील कोई सख्त बात कहते कहते रुका और लब खींचकर तेज तेज चलता घर से निकल गया। महक निहाल की बदलती नजरों से खाइफ थी कि अब वो बहाने बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करने लगे थे। कभी प्यार करने के बहाने उससे सर पर हाथ फेर कर गालों तक आता, कभी कंधों से पकड़कर अपने साथ लगा लेता। अगर अगर वो सब ये एक बाप की नीयत से कर रहे होते तो महक पर बुरा ना लगता, मगर वो ये सब एक बदनीयत मर्द की हैसियत से कर रहे थे। अल्लाह ने औरत के अंदर मर्द की बदनीयती को भांपने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखी है। सो महक भी पूरी ज़िंदगी पर तरह को तो ना सही मगर समझ गई थी कि ये सब गलत है। कहाँ और कितना ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। महक की हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। बाहर रात की तारीकी थी मगर महक को अपना आप बाहर की तारीकी से ज़्यादा तारीक लग रहा था। उसके सांप शिकस्त हो रहे थे। महक, क्या हुआ? खालिदा उसके कमरे में आई तो उसे घुटनों में मुँह दिए सिसकते हुए देखकर तेज़ी से उसके आगे बढ़ी। अम्मी! वो माँ से लिपट कर शदीद रो दिए। खालिदा के बिचकारे में पर जब उसने हाल की हरकतों के बारे में बताया तो जैसे खालिदा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो हवा में मलक हो गई। जिस सूरत हाल का शिकार वो खुद हुई थी, अब उसका शिकार उसकी बेटी हो रही थी। उसने महक को खुद में यूं खींच लिया जैसे सारी दुनिया से छुपा लेना चाहती है। क्या कुछ न किया था उसने अपनी बेटी को महफूज करने के लिए, मगर उसका तो मुहाफिज ही नकबे लगाने लगा था। खालिदा की उम्मीदों पर फिरने वाला पानी उसकी आंखों में दर आया जब आया था जब जो अब आंसुओं के लड़ियों की सूरत गालों पर बह रहा था। बस मेरा बच्चा, किसी से कुछ मत कहना, मैं हूँ ना यहाँ, बस चंद सालों की बात है, फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। खालिदा ने जैसे महक से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। जी बेबसी थी, पीछे गहरी खाई थी तो सामने ऐसी धुंध जिसके पार कुछ दिखाई ना देता था। खालिदा ने जैसे महक का साया बन गई। वो पूरी कोशिश करती कि महक खाने के वक्त भी निहाल के सामने ना आए और इसका खाना कमरे में पहुंचा देती। वो जितनी एहतियात कर सकती थी करने लगी। निहाल को महक को देखे गए कितनी दिन गुजर गए थे। भाई, ये महक नजर नहीं आ रही आजकल? नाश्ते की मेज़ पर निहाल ने खालिदा से पूछा। वो सो रही है, इतनी देर तक सोना वो ठीक नहीं होता। निहाल ने ज़ाहिर हमदर्दीन कहा।
बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही है। खालिदा ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या हुआ उसकी तबीयत को, मैं देखता हूँ। वो उठे तो खालिदा घबरा कर उसके सामने आ गई। रहने दें, आप नाश्ता करें। नाचार निहाल को बैठना पड़ा। इस शख्स को अपने किए पर ज़रा नदामत नहीं है। खालिदा ने निहाल को देखकर सोचा, नदामत की बू भी तब ही आती है जब ज़मीर की नाक खुली हो। खालिदा गहरा सांस भरकर चाय पीने लगी। खालिदा की लाख एहतियातों के बावजूद भी निहाल को इस दगन मौका मिल गया था, मगर महक नेहा के घर अकेले बाल कंधों पर फैलाए टेरेस पर बैठी थी। खालिदा किचन में थी। निहाल ने ना जाने कब घर वापस आए और सीधा महक के सर पर जाकर खड़े हो गए। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। वो उसके गीले बालों पर हाथ फेरने लगे। महक एकदम डर कर यूं पीछे हुई जैसे उसने मलको मौत को अपने सामने देख लिया हो। उसे थूक निकल कर अपनी खुश्क गले को तर किया और माँ को ज़ोरदार आवाज़ दी। क्या हुआ? खालिदा महक की पहली आवाज़ पर दौड़ी आई थी। उसने महक का उड़ा रंग देखता तो हकीकत तक पहुँच गई, मगर उसकी मजबूरी थी कि वह नहाल से डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी। मैं अचानक आया तो ये डर गई। निहाल ने सोफे पर बैठकर महक के नज़रों से मुझको जद में पढ़ लिया। महक अपने कमरे में जाओ। खालिदा ने महक को वहाँ से हटाना चाहा। रहने दो, बैठने दो इसे यहाँ ही, निहाल ने बेचैनी से कहा। तो खालिदा ने उनकी ये हरकत पूरी शिद्दत से नोट की। उनका उसका दिल चाहा उसको यही बातन शख्स का मुंह नोच ले। नहीं जाने दे इसे, कुछ पढ़ ले, पर्चे सर पर हैं इसके। खालिदा ने कतियत से कहा तो निहाल खामोश हो गई। निहाल खामोश हो गए। महक वहाँ से निकलती चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, आंसू भरी आंखों के से रास्ते भी धुंधला गया था। वो अपने कमरे में निकलते अकील से टकरा गई। अकील का सेमेस्टर ख़त्म हुआ था तो वो भी रात का घर आया था, मगर देर से पहुंचने की वजह से महक के उसकी आमद से बेखबर थी। ध्यान से, लड़की अंधी हो क्या? अकील ने उसे टकराया पर चराग सा हो गया। तलख लहजे में बोला। महक ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा और चुप करके वहाँ से निकलती चली गई। उसके आंसू भरी आंखें देखकर उलझ गया। तू रोती है रहे ड्रामेबाज लड़की। मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं और रोने यूं लग गई जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। अकील से झटक कर रह गया, क्योंकि वो उसके आंसू की असल वजह से बेखबर था। तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि अगर जो वो उसके आंसू की असल वजह जानता तो। अकील इस दफ़ा पूरे 10 दिन के लिए घर आया था। अगला सेमेस्टर शुरू होने की फुर्सत में ही फुर्सत थी और वो इस फुर्सत को दिल भर कर एंजॉय करना चाहता था। अभी अभी वो लॉन में रिलैक्स कर सा बैठा था। दिसंबर की ठंड थी। सरसब्ज लॉन में सुनहरी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। महक, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम हो गई हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए की थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि किस्मत का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता। देखो, जिसको मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ बनाना चाहा वही लुटेरा बन गया। खालिदा की रोती हुई आवाज़ खुली खिड़की से बाहर आकर अकील को साफ सुनाई दे रही थी। वो खालिदा की बात सुनकर उलझा और नासमझी से खिड़की की तरफ देखने लगा, सा जैसे खालिदा की बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो किसके बारे में बात कर रही थी? अम्मी, मुझे खाला के घर भिजवा दे। महक को भीगी भीगी आवाज़ उभरी। ऐसे कैसे भिजवा दूँ तुम्हें? वहाँ तुम्हारे खालू खालिदा की कुछ कहते कहते चुप हो गई। आवाज़ें आना अब बंद हो गई थी। की को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई थी। किसकी बात करें? शादी, मुहाफ़िज़, लुटेरा? अकेल की जहन में झमका हम ऐसा हुआ। अब्बू से कोई शिकायत है इन्हें? खैर, मुझे क्या, वो क्या सोच रहा हो, मैं क्या सोच रहा हूँ इनके बारे में? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। अकील ने बात की इतनी संजीदगी से लेने के बजाय रोज़मर्रा की किसी शिकायत पर मोल किया और वहाँ से उठ गया। छोड़ो, मुझे नीचे जाने दे। महक ऊपर अब खोरे में भरने आई थी जब निहाल भी मौका पाकर ऊपर चले आए और अब उसके कंधों से थाम कर अपनी नज़रों में जज़ब कर रहे थे। अरे इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा, बस इतनी अच्छी लगती हो तो मुझे थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ और तो कुछ नहीं। महक ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। की को कमरे में घुटन सी महसूस हुई तो वो कमरे से निकलकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और सीढ़ियाँ चढ़ते उसका जो नज़ारा देखा, अपने बाप की जो बातें सुनी, उसने उस पर खालिदा की बातों का पस मंज़र को सबक के साथ वाज़ा कर दिया। ये क्या हो रहा है? अकील के लहजे के चट्टानों से सी सख्ती वार आई। वो निहाल गड़बड़ा कर महक से दूर हो गया। वो महक, बेटी वो रो रही थी तो मैं उसे चुप करवा रहा था। निहाल को इस वक्त यही बहाना सूझा। क्यों रो रही थी? अकील ने थड़ थड़ कामती महक को देखा। जाओ नीचे, अकील ने कहा तो महक तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। अकील भी कुछ कहे बिना वापस पलट गया। निहाल ने शुक्र का सांस लिया। बचत हो गई कि अकील को कुछ पता नहीं चला, वरना निहाल ने अपना गिरबान पकड़कर आगे को खींचा। मगर निहाल ये नहीं चाहता था कि कील को कुछ नहीं सब कुछ पता चल गया था। अब वो ऐसे कैसे? कील सोच रहा था। दिल यकीन न करता था और दिमाग हजार दलीलों के साथ निहाल का किरदार साबित कर रहा था। क्या पता मेरी गलतफहमी हो।
वो कोई और बात कर रही हो कि अकील को खादा की बात याद आई तो उसने खुद को बहलाया। मगर वो खुद को बहलाने में नाकाम हुआ। उसे हद से ज़्यादा एहसास ने आ झगड़ा था। उसका ज़हन धुंध ज़्यादा सुबह की तरह बोझल हो गया था। उसके ज़हन में जैसे धुंधले धुंधले कुछ अक्स नुमाया होने लगे। उसकी रोती हुई माँ, लापरवाह सा बाप, उसके इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें शोर मचाने लगी। आप ऐसा क्यों करते हैं? माँ की रोती हुई आवाज़ उभरी। क्या? बाप की लापरवाही से आवाज़ें क्यों? दूसरी औरतें? उसकी शर्मो हया वाली माँ घबरा कर बात अधूरी छोड़ देती। मर्द हूँ, मर्दों वाला काम करता हूँ। निहाल सीना फैला लेते। अम्मी रो क्यों रही हैं? अब अकील को अपनी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं, वो अभी अपने हंसू साफ करती। तुम बड़े होकर ऐसे मर्द बना जैसे औरत की इज्जत करना आता हो, वो जो नफ्स का जरेना न हो। तुम अच्छे मर्द बनना, औरतों की हिफाजत करने वाले, लूटने वाले नहीं। तब उसे कुछ समझ में नहीं आता था, मगर अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी बदनसीब माँ उसके बाप की उन ही हरकतों की वजह से घुल घुल कर कैंसर जैसे इस मर्ज़ में मुब्तला होकर दुनिया से चली गई। मगर उसने अकील और उसके बाप के रिश्ते पर आँच नहीं आने दी। अकील बड़ा हुआ तो बढ़ाई की वजह से हॉस्टल में रहने लगा और निहाल की वो सरगर्मियाँ जिसे वो सिर्फ उनकी बीवी वाकिफ़ थी, मज़ीद पर्दों में चली गई। अकील अपने बाप को इस तरह प्यार करता जैसे वो हर औलाद करती थी, करती है। उसका बाप उसके लिए हीरो था, बेऐब और बेकिरदार। मगर जो अकील को मगर अब जो अकील को हकीकत का पता चला और जो वह महसूस कर रहा था उसको कबूल करने में इससे मुश्किल पेश आ रही थी। उसने खालिदा से बात करने का फैसला किया। वो खुलकर पूछे कि वो किस परेशानी में है और उसका उसके बाप से क्या ताल्लुक है। मगर बात करने की नौबत ही ना आई और कुछ ऐसा हो गया कि जिससे हर बात खुलकर सामने आ गई। निहाल भी इस बिल्ली चूहे के खेल से तंग आ गए थे। अकील अपने दोस्त की तरफ क्या हुआ था? खालिदा के बुखार था और वह दवाई लेकर सोई हुई थी। महक उसी कमरे में थी और अपने लिए चाय बनाने किचन में आई और चूल्हे पर पानी रखकर वहीं खड़ी थी। जब निहाल लाउंज में दरवाज़ा खोला कर अंदर दाखिल हुआ। अकील और निहाल के पास चाबी हर वक्त मौजूद होती थी। खालिदा कहाँ है? निहाल एकदम से महक के पास आकर बोले तो उसने डर कर पलट कर देखा। वो सो रही हैं और अकील वो बाहर गए हैं। घर में कोई नहीं था। निहाल को ये मौका बड़ा मुनासिब लगा। तो तुम अकेली हो कर रही हो? आओ बैठो, तुम बातें करते हैं। निहाल को ने एकदम उसका हाथ पकड़ कर कहा। महक ने तड़प कर हाथ पीछे छुड़वाना चाहा। ना ना, इतनी डरती क्यों हो? निहाल ने उसके रुखसार पर उंगली फेरी तो महक ने ग्राहियत से आंखें मुंह बंद कर ली। छोड़े। महक ने उसे जोर से धक्का दिया और कमरे की तरफ भागी। निहाल उस धक्के के लिए तैयार नहीं था। सो लड़खड़ा गए। वो चोट खाए सांप की तरह गुस्से में उसके पीछे भागे। कमरे के दरवाजे पर जाकर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगा। छोड़िए अम्मी, अम्मी। महक हलक की हलक के बल चलाने लगी। खालिदा की नींद टूटने लगी। चल देखता हूँ आज कौन बचाता है तुम्हें। नहाल उसे घसीटते उसके बेडरूम में ले गए। उसे बेडरूम पर पटका दरवाज़ा लॉक कर दिया। महक का दुपट्टा भी ज़बरदस्ती पर बाहर गिर गया था। खालिदा एकदम बड़बड़ा उठकर उठी। महक को आवाज़ें दीम देते हुए बाहर की तरफ भागी। महक के कमरे के दरवाजे के बाहर उसका दुपट्टा गिरा कर देखकर वरना कहा तो खौफ के मारे वहीं रह गई। या अल्लाह बचा ले, तो मुहाफिजा बचा ले, पनाह दे दे। खालिदा ने रोते हुए अल्लाह को पुकारा और महक के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। महक दरवाज़ा खोला। अम्मी महक की रोती हुई आवाज़ आई। निहाल खुदा का खौफ करें, छोड़ दें मेरी बच्ची को। खालिदा रोते हुए चिल्लाई मगर उधर कोई असर न हुआ। खालिदा ने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत इकट्ठी की और बाहर की तरफ भागी ताकि किसी को मदद के लिए पुकारे। इसी वक्त अकील दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और खालिदा की जर्जरी हुई हालत देखकर ठिठक गया। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मेरी बच्ची को बचा लो। खालिदा ने रोते हुए उसके बाजू को पकड़ा और अंदर कमरे की तरफ उसके इशारा किया कि लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके इल्तिजा तक पहुँच पहुँच गया। खालिदा का एक इशारा बहाम के सारे दरवाज़ा खोल चुका था। अकील भाग कर अंदर तक पहुँचा और दरवाज़ा धड़ाड़ा दरवाज़ा खोलें। अब्बू उन अंदर नहार जो महक को बेबस करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। अकील की आवाज़ सुनकर यूं कि जैसे किसी ने उस पर बटन ऑफ कर दिया और उन्होंने अपने हुलिये को जायजा लिया। चेहरे पर गुराशों और निशान चरा हुआ गिरेबान। दरवाज़ा खोलें वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। अकील दरवाजे पर लाते बरसाने लगा तो नाचार निहाल को दरवाज़ा खोलना पड़ा। खालिदा के साथ अकील को गुस्सीले तासरात के साथ खड़ा देखकर निहाल घबराया। उसने खुद मुझे बुलाया था। पकड़े जाने पर मर्दों का असली बहाना तैयार था।
बस कर दें, आपको कमज़ोर मर्द के रूप में देखकर बहुत अफ़सोस हुआ है मुझे। वकील ने बेतसुर लहज़े में कहा। महक दौड़कर माँ से लिपट गई, बगैर दुपट्टे के, फटी आस्तीनें और बिखरे बाल। उसका हुलिया ऐसा था कि उसका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। खालदा ने हाथ में पकड़कर उसका दुपट्टा उससे ओढ़ा। आप कैसे भूल गए कि मर्द के लिए, उसकी बीवी के लिए, शौहर की से बेटियाँ हराम हैं। हराम व हलाल पर बात करने वाले, बात बात पर कुरान हदीस के हवाले देने वाले, आप इस हकीकत के को भूल गए भा या जानबूझकर इस हुक्म से नज़रें चुराईं। हलाल चीज़ें हराम की हुई चीज़ें से कहीं ज़्यादा हैं। फिर आप हलाल को छोड़कर हराम की तरफ ही क्यों बढ़े? हलाल पर कामयाब क्यों नहीं हो गए? अल्लाह ने अगर हम मर्दों की ताकतवर बनाया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम औरतों की हिफ़ाज़त करें, क्योंकि हम कमज़ोर की हिफ़ाज़त ताकतवर की ज़िम्मेदारी और इसका फ़र्ज़ होती है। फिर आप क्यों भूल गए इस फ़र्ज़ को? वकील हाँफ गया। निहाल उस जवाब तलबी पर जैसे गूंगे हो गए। बेटे बेटे आंखों में उनके लिए कराहत चमक रही थी। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ मुझे मजबूत मर्द और मुहाफ़िज़ बनने की ताकीद क्यों करती थी। मुझे अपनी माँ की नसीहत याद है, सो मैंने उन 2 औरतों का मुहाफ़िज़ बनने का फ़ैसला किया है। उनकी एक बेटे की हैसियत से और उसके एक शौहर की हैसियत से। कील ने आपस में लिपटी माँ बेटी को इकट्ठे अपने बाजू के साए में ले लिया। मैं चाहूँ तो महक से शादी किसी और से भी करवा सकता हूँ, मगर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आप जैसे मर्द हैं जो गिद्धों की तरह मंडलाते हैं कि कहीं कोई बेबस और बेसहारा औरत नज़र आए तो उस पर हमला कर दें। दूसरा, आप जब जब महक को मेरी बीवी के रूप में देखेंगे तो आपको अपनी वानी हरकत याद आएगी और आप शर्मिंदा हों, ताकि आइंदा ज़िंदगी में कभी ऐसा काम करने की ज़रूरत ना हो आपको। कील ने मज़बूत लहज़े में कहा। कील ने एक से उनसे कोई वादा नहीं किया था, मगर बहुत कुछ निभा गया था। खालदार महक ने की को अकीदत से देखा था, जिसे अल्लाह ने उन दोनों माँ-बेटी का मुहाफ़िज़ बना दिया था। शुक्र। कॉलेज वैन में ने ब्राउन रंग के पुराने पेंट शुदा गेट के सामने ब्रेक लगाई तो लड़कियों के दरमियान फंसी निर्मलाना शुक्र अदा किया और गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गई। रास्ता 2 भाई नीचे उतरना है। नीलिमा ने पाँव फैलाए और कर बैठी लड़कियों को घूरते हुए कहा तो उन्होंने फ़ौरन पाँव पीछे किए। नीलिमा अपना बैग ऊपर और फाइल पकड़े वैन से नीचे उतर गई। लो भाई, आजकल आप कॉलेज देर से पहुंचा रहे हैं, प्रिंसिपल साहब एतराज़ करती हैं। नीलिमा ने ड्राइविंग सीट के पास जाकर शीशे से अंदर झांकते हुए कहा। गहरे सांवले रंग के गोल मटोल आदमी ने गर्दन मोड़कर देखा। अच्छा अच्छा, कल जल्दी आ जाऊंगा। दरअसल आप ही दूसरी बच्चियों के कॉलेज में मुख्तलिफ औकात में पेपर्स हो रहे हैं, इसलिए देर हो जाती है। वैसे भी आप तो टीचर हैं ना, आपको किसी ने क्या कहना है? गुल्लू भाई ने अपनी समझ के मुताबिक कहा और सारा इल्ज़ाम लड़कियों पर डाल दिया। गुल्लू भाई, पेपर्स का बहाना मत करें। अक्सर हम खुद ही कॉलेज जाते हैं, आपने पता नहीं किसके लिए वैन ली हुई है। पिछले सीट पर बैठी लड़कियों ने ऊंची आवाज़ में एहतजाज किया और गुल्लू भाई ने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए वैन चला दी। नीलिमा ने गहरी सांस लेकर वो गेट की तरफ बढ़ी। 1 बार, 2 बार, 3 बार बैल देने के बाद वह मुश्किल दरवाज़ा खुला। उफ, सब्र नहीं होता तुमसे। रज़ी का डायपर बदल रही थी। सिद्रा भाभी ने गेट खोलते हुए ही दरवाजे रोज़ की तरह मुंह बनाया और नीलिमा का जवाब सुने बगैर उसकी तरफ पलट गई। सिद्रा भाभी ने गेट खोलते ही रोज़ की तरह मुंह बनाया और नीलिमा का जवाब सुने बगैर अंदर की तरफ पलट गई। कितनी बार तुम्हारे भाई से कहा है कि ताले की एक चाबी तुम्हें भी बनवा दे। रोज़ भागते दौड़ते काम और अधूरा छोड़कर दरवाजे की तरफ भागना पड़ता है। कभी सालन चूल्हे पर रखा होता है तो कभी रोटी तवे पर जल जाती है। कभी अब एक बच्चा वॉशरूम में होता है, कभी दूसरे को खाना खिला रही होती हूँ। मेरी ज़िंदगी कौन सी आसान है? सिद्रा भाभी को बोलने का शौक था, अब चाहे कुछ भी बोल लें, बस वो बोलना चाहती थी। ये नीलिमा का नादिर ख्याल था, जिसका इजहार वो उनसे के सामने नहीं करती थी, वरना नक्ता अमन का खदशा था। तहके साहब के साथ लाउंज के सोफे पर बैठते हुए सिद्रा ने एक सरसरी सी नज़र घर पर डाली। काम वाली सफाई सुथराई कर जा चुकी थी। सामने सहन की खिड़की से तार से पर लटके धुले कपड़े नज़र आ रहे थे। बावर्ची खाने से उठती खुशबू अंगेज थी। लाउंज में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे तीनों बच्चे मगर अंदाज में कार्टून देख रहे थे। बच्चों की उम्रें बाल तरतीब 8 और 6 और 2 साल थी। सिद्रा भाभी बड़बड़ाते हुए बावर्ची खाने से निकली तो उसके साथ में रज़ी का फीडर था। रज़ी को फीडर पकड़ाकर वो वापस मुड़ गई। रज़ी कुशन पर सर रखे टीवी पर नजरें जमाए लेटा हुआ था।
कुछ देर के बाद सिद्रा फिर आई और चिप्स से भरी प्लेट उनके सामने रखकर चली गई। तीनों बच्चों और आलू के चिप्स देखकर खुशी से खिल उठे। आह! इस ज़िंदगी को सिद्रा भाभी मुश्किल कहती हैं। नीलिमा ने गहरी सांस लेकर सोचा और बेदिली से अपना बैग और फाइल उठाए और अपने खामोश और तनहा कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने बहुत बार बर्दाश्त किया है, अब मगर इनकी हरकतें बदलने वाली नहीं हैं। हद है, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को मारने लगते हैं। ये फुप्पो हैं या डाइन? फ़ातिमा ने गुस्से से सारे लिहाज़ भुलाए और ताक करते हुए असद को पुकार लिया। मैं क्या करूँ? अम्मी की वफ़ात के बाद इस से हिरा बहुत अकेली और तन्हा हो गई, इसलिए अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती है। असद ने नरमी से समझाया, तो हमें किस बात की सज़ा है? पहले आपकी बीमारियों की चाकरी है और अब इन मोहतरमा को नहीं, इन उफ़ की सज़ा में फँस गई हूँ। फ़ातिमा ने चढ़कर कहा तो असद नरमी से उसे समझाने लगा। कुछ देर में फ़ातिमा का गुस्सा ठंडा हुआ तो असद और उसे दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया। कमरे की खिड़की से देखती हरा का दिल गम और गुस्से से भर गया। सारा दिन मैं घर के कामों में मसरूफ़ रहूँ। सुबह उठकर भाई और बच्चों का नाश्ता बनाऊँ, बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक करूँ, फिर उन्हें रुखसत करके घर की सफाई करने लग जाती हूँ। भाभी साहिबा जब उठती हैं तो उन्हें भी नाश्ता बनाकर पेश करती हूँ। सब्ज़ी बनाने से लेकर दोपहर के खाने की सारी तैयारियाँ मैं अकेली करती हूँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके फेंके हुए बैग्स और पानी की बोतलें मैं ही उठाती हूँ। कपड़े तब्दील करवा के कितनी मिन्नतों और नखरों से उन्हें खाना खिलाती हूँ। हर रोज़ शाम को पार्क ले जाना, स्कूल का काम करवाना, रात का खाना वगैरह। और अगर बच्चों का गलत बात पर सारा सा डाँट दूँ तो फूफो बुरी हैं? क्या सिर्फ़ ये रिश्ता प्यार करने से के लिए ही होते हैं, अच्छे बुरे से रोकने के लिए नहीं? हीरा जलती खड़ती रही। अम्मा ज़िंदा होती तो उसे जलने करने से मना करती थी कि उतना मत चला करो, गुड़िया गोरा रंग सड़ जाएगा। अम्मा को गोरे रंग की से इश्क था। अम्मा का अपना रंग भी चमकती धूप की तरह था। हीरा रंग रूप में अपनी माँ पर गई थी, जबकि असद का रंग अपने बाप की तरह सांवला था। अम्मा और हीरा का रिश्ता माँ बेटी से ज़्यादा सहेलियों वाला था। हीरा बाप की लाडली थी ही, मगर अम्मा भी उसकी लाड इकलौते बेटे से ज़्यादा ही उठाती थी। इसलिए हीरा नखरेली और नकचढ़ी थी ही, मगर अम्मा का नखरा भी कुछ कम नहीं था। इसलिए हीरा के लिए आए बेशुमार रिश्तों में से बेहतरीन की तलाश में हर वक़्त हाथ से रेत की तरह फिसल गया। बाप की वफ़ात से हीरा को इनकी कमी तो बहुत महसूस हुई थी, मगर अम्मा के साथ छोड़ने जाने के से ऐसा लगा था कि जैसे वो बेसर सामान इस दुनिया में रहेगी। बज़ाहिर तो सब कुछ ऐसा ही था, ये घर, उस घर के मकीन, उसका कमरा, उसकी क्या हाकिमियत। मगर ज़िंदगी ने एक बात बहुत देर से समझाई थी कि चीज़ों से नहीं बल्कि इंसानों से वाबस्ता वाक़यात और एहसासात ही मौजूदगी इमारत से अमीर करते हैं। जैसे कि अम्मा, उसकी छत भी थी, उसका सतून भी था, उसकी दीवार भी उसकी पनाहगाह भी। अब सब कुछ पास होते हुए भी तहफ़्फ़ुज़ और बेफ़िक्री का कोई सर उसके साथ में उसके हाथ नहीं लगता था। असद आज भी बड़ी बहन की इज़्ज़त करता था। असद की बीवी की हरकतें और आदतें वैसी ही थी जैसी माँ की ज़िंदगी में थी, मगर अब फ़र्क सिर्फ़ ये आया था कि उसमें वो इस महाज़ पर अकेली लड़ रही थी। जंग कितनी शदीद है या जंग कितनी खौफ़नाक होती है, इसका जवाब या डर पर खड़ा सिपाही ज़्यादा बेहतर तौर पर दे सकता है, या ये नसीहत बंद कमरे में बैठे कमांड देते शख्स के। अपनों से तो खुद लड़ना पड़ा, तब जाना कि माँ बाप की किस तरह अपनी औलादों को एक लड़ी में परोकर चुप और बर्दाश्त के कितने भारी भारी पर्दे रखते हैं। उफ मम्मा, अंबर खाला का रवैया नोट किया है आपने? वो रेहान के सामने ऐसा बर्ताव कर रही थी कि जैसे रिश्ता मेरा नहीं बल्कि उनके लिए आया हो। फरियाल ने गुस्से से कमरे में तो उधर उधर चक्कर काटने से कहा, रेक्स फरी, तुम्हें अंबर की आदत का पता है तो है। महक ने मुस्कुराकर मैगज़ीन पर से निगाह उठाकर मेरे बेटे के हसीन चेहरे की तरफ देखा। मम्मा, मुझे तो पता है, मगर ज़रूरी नहीं कि रेहान और उसकी फैमिली में भी यही समझती हो। मुझे तो अभी भी ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि किस तरह अदा से बातें कर रही थी। मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। माय फुट, फरियाल ने अंबर खाला की नकल उतारते हुए कहा तो महक खिलखिला कर हंस पड़ी, फिर रुक कर माँ को देखने लगी और फिर खुद में को मुस्कुराती हुई माँ के पास बैठ गई। ओ माय गॉड फरी, तुम अंबर की कितनी अच्छी नकल उतारती हो। हंसते हंसते महक की आंखों में आंसू आ गए थे।
تھے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی مجھے دوسرے سے نکالی کرنے کا بہت شوق ہے۔ فریال نے فخری انداز میں کہا تو مہک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جانتی ہو فری، امبر اور مجھ میں صرف 2 سال کا فرق ہے۔ میں 2 سال چھوٹی ہوں، مگر امبر ہمیشہ ہر چیز میں مجھ سے کئی سال آگے رہی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ امی ابو بھی امبر کی ذہانت اور خوبصورتی کی مثال دیتے تھے، نہیں تھکتے تھے۔ امبر کے سامنے میرا وجود کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے میرا پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ مشکل BA کیا میں نے جب امبر نے انجینئر بن کر ابو کا سپنا بھی پورا کر دیا۔ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ شکر ہے کہ اس دوران میرے لیے تمہارے پاپا کا رشتہ آیا۔ میری شادی جلد از جلد کر دی گئی۔ میں شادی کے فوراً بعد دبئی چلی گئی، پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنے تینوں بچوں میں ایسی مگن ہوتی کہ دنیا کا ہوش نہیں رہا۔ کچھ سال پہلے پاکستان واپس آئے تو پھر سے ماضی کے در کھل گئے، مگر اس بار مزے کی بات دیکھو، مہک نے دلچسپ انداز میں کہا۔ فریال غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ خاندان اور ملنے جلنے والے جو کل تک امبر پر رشک کرتے تھے، اس کی مثالیں دیتے تھے، آج سب اس کی بڑھتی عمر اور تنہا رہ جانے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میری خوشحال زندگی اور لائق بچوں کو کوئی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مہک نے تفصیل سے کہا تو فریال سر ہلانے لگی۔ خیر ماما، میں اپنی شادی میں امبر خالہ کی زیادہ مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ بہت شوق ہے انہیں حکم چلانے کا، اب بس، فریال نے کہا تو مہک بھی سر ہلانے لگی۔ کمرے کھلے دروازے پر ساکت کھڑی امبر کی آنکھوں کے سامنے فریال کے بچپن کے کتنی ہی خوبصورت اور حسین لمحے گزر گئے۔ جب وہ پاکستان آتی تو امبر اس کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے، جوتے، کھلونے لاتی تھی۔ فریال امبر خالہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، اس کے ساتھ سوتی تھی۔ وہ آفس جاتی تو فریال رونا شروع کر دیتی۔ اگر ابھی امبر کو دیکھنے کوئی رشتہ آتا تو فریال رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی کہ امبر خالہ کہیں نہیں جائیں گے۔ آج وہی امبر خالہ سے اپنی دشمن نظر آ رہی ہے۔ امبر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گولڈ کا بریسلٹ کا کیس کا کارنر ٹیبل پر رکھا۔ یہ بریسلٹ فریال نے کچھ دن پہلے نیٹ پر دیکھا کر پسند کیا تھا اور امبر پر سرپرائز گفٹ دینے کے لیے آج خرید کر لائی تھی۔ سچ ہے کہ کسی کی اولاد سے کتنا بھی پیار کر لیں، وہ رہتی غیر ہی ہے۔ امبر شگفتہ قدموں سے دروازوں سے باہر نکل گئی۔ فریال اپنا موبائل اٹھانے میز کی پر آئی تو کھڑکی سے باہر نظر ڈالتے ہوئے چونک گئی۔ امبر خالہ ابھی تک یہاں ہی تھی۔ فریال کے کہنے پر مہک بھی چونکی۔ فریال فوراً مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، مہک بھی اس کے پیچھے تھی۔ دروازے کے ساتھ رکھی میز پر نگاہ پڑتے ہی مہک ٹھٹک کر رہ گئی۔ فری، مہک کی آواز دھیمی تھی۔ آگے بڑھتی فریال چونک کر مڑی۔ یہ کیا ہے مما؟ فریال نے پاس آ کر ماں کے ہاتھ سے کیس پکڑا، اسے کھول کر دیکھا، وہ ساکت رہ گئی۔ کچھ دن پہلے اس نے امبر خالہ سے اس کا بریسلٹ کا ذکر کرتے ہوئے تصویر شیئر کی تھی اور آج وہ لے بھی آئی۔ پیش قیمت بریسلٹ فریال کے ہاتھ میں تھا، مگر اسے لگ رہا تھا آج اس سے زیادہ غریب اور خالی ہاتھ کوئی نہیں تھا، جس نے ایک خالص اور خوبصورت رشتہ اپنے حسد اور غرور میں گنوا دیا تھا۔ لیڈیز پارک میں معمول کے مطابق رش تھا۔ خواتین اور بچے آزادی کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے۔ کچھ خواتین جاگنگ ٹریک پر تیز واک کر رہی تھیں، کچھ گروپ بنا کر یوگا کر رہی تھیں، کچھ جم میں اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے محنت کر رہی تھیں۔ غرض پر ہر عمر کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے بنا یہ پارک کسی رحمت سے کم نہیں تھا، جہاں وہ مردوں کی حکمرانی سے دور سکون سے اپنی مرضی سے وقت گزار سکتے۔ سدرا بھابھی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ حسب معمول تینوں بچے نیلما کی ذمہ داری پر چھوڑ گئی۔ نیلما تینوں بچوں کے لے کر پارک آ گئی۔ بچے پارک میں لگے جھولے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگے۔ نیلما ان کے معصوم ہنسی میں مگن ہو کر ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ کچھ فاصلے پر موجود بینچ پر ہاتھ نے پکڑے اداس سی ہیرا بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیرا آس پاس خوش باش چہروں کو دیکھتے ہوئے مزید میاست کا شکار ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک عورت تھکے ہارے قدموں کے ساتھ بے دم سی بینچ پر بیٹھ گئی، گہری گہری سانس لے گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی اذیت اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں دیکھ کر ہیرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چٹا درمیان سے توڑا اور اس کے درمیان بڑھایا۔ امبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لے لو دوست، ہم دونوں ہی اپنوں کے ہاتھوں زخم کھائے ہوئے ہیں، ہیرا نے تلخی سے کہا تو امبر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اب کیا اس عمر میں بھی ہم چہرے نہیں پڑھ سکتے؟ ایک جیسی ہی تحریر ہے، میرے چہرے پر غور سے دیکھیں۔ ہیرا کے کہنے پر اماں نے گہری سانس لی اور شکریہ کہتے ہوئے سٹا تھام لیا۔ دونوں چپ چاپ سٹا کھانے لگیں جیسے یہ کام کرنے ہی آئی تھی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا میری اماں کی
کی طرح آپ بھی بہتر سے بہتر کی تلاش میں بیٹھی رہ گئی؟ ہیرا نے دوستانہ انداز میں پوچھا تو امبر تلخی سے ہنس دی۔ ہاں، مجھے آسمان چھونے کی خواہش تھی نا، مرد سے رہنے سے رشتے کو پاؤں کی زنجیر سمجھتی تھی۔ ذہین تھی، قابل تھی، خوبصورت اور امیر لڑکی تھی۔ خاندان میں کیا، خاندان سے باہر تک رشتوں کی لائن تھی۔ بہت سے لوگ دل ہتھیلی پر لیے آگے پیچھے پھرتے تھے، مگر اس وقت اپنی ذات کا زخم تھا جو آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے کسی عام انسان کو دیکھنے ہی نہیں دیا۔ بس مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے کمپیریزن پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کیریئر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، اور میں نے نہیں کیا۔ آج میں بہترین ادارے میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں، پیسے، عالیشان گھر، سب کچھ ہے، مگر جانے کیوں وہ ذات کا ادھورا پن نہیں جاتا ہے۔ بوڑھے والدین میرے ساتھ ہیں جن کو سنبھالنے کے لیے ملازموں کی فوج بھی ہے، سب کچھ کر رہی ہوں ان کے لیے، مگر وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ خوش نہیں رہتے۔ انہیں میری چھوٹی بہن مہک اور اس کے بچوں کا انتظار رہتا ہے، جس کے پاس کرنے کے لیے سسرال کی دنیا کی بچوں کی باتیں ہیں۔ میرے والدین جنہوں نے ساری عمر مجھ پر فخر کرتے کرتے مجھے تکبر کی بت میں تبدیل کر دیا، آج انہیں اپنی دوسری بیٹی زیادہ قابل اور سمجھدار لگتی ہے کیونکہ وہ فیملی والی ہے، اور میں۔ امبر نے ایک اجنبی کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، اور ہیرا افسوس بھری نگاہوں پر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ امبر ڈھلتی عمر میں بھی حسین تھی، جدید انداز کے کپڑے پہنے، مہنگا بیگ اور موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ کہیں سے بھی عام نہیں لگ رہی تھی۔ ہیرا گہرا سانس لے کر سامنے دیکھنے لگی۔ جوانی کا موسم بہار کی طرح ہوتا ہے، کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں انداز ہی نہیں ہو پاتا، اور جب خزاں ڈیرا ڈالے صحن میں اترتی ہے تو تب ہوش ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اماں ابا کا بے تحاشا پیار، گھر میں حکمرانی، سب ایک وقت تو ہم اہم لگتا ہے، مگر جب وقت کے تقاضے اور ہو جائیں تو یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم عمر سہیلیاں جو آج جوان بچوں کی مائیں بن گئی ہیں، کبھی راہ چلتے مل جائیں تو اب سے افسوس اور دکھ کا اظہار کرتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ دنیا کی نگاہوں میں دنیا کی باتوں کا مقابلہ کرنا کب آسان ہے، اور اگر دنیا سے چھپ کر بیٹھ جاؤ تو کمرے میں چھپ کر بیٹھی تنہائی طویل راتوں میں ڈروانا خواب کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ عورتوں جو بچوں سے نالا، شوہر سے خفا، سسرال سے تنگ ہیں، وہ کیا جانے کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں، اپنی اپنی چھوٹی سی سلطنت کی ملکہ۔ ہم جیسی بس دوسروں کے رویوں سے چلنی ہوتے وجود کے ساتھ اپنا وقت پورا کر رہی ہیں۔ ہیرا کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ نیلما تینوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ آپ کے بچے بہت پیارے ہیں، امبر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نیلما اداسی سے سر جھٹکتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میری کہانی بھی آپ دونوں سے مختلف نہیں ہے۔ بچپن میں چہرے پر بنے والا ایک چھوٹا سا سفید داغ جس نے میری ساری زندگی کو بے رنگ کر دیا۔ مجھے اپنے چہرے پر اس سفید رنگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گھر والے یا ملنے جاننے والے کبھی کبھی مذاق میں ڈب خرابی کہہ چھیڑتے تھے، بس وہ احساس کا کمتری بن کر میرے وجود سے ایسا لپٹا کہ پھر میں ہر رشتے سے باغی ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہوئی تو کچھ اچھے رشتے آئے، مگر میں نے جو سوچا احساس کمتری بن کر میرے وجود سے ایسا لپٹا کہ میری ہر رشتے سے باغی ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہوئی تو کچھ اچھے رشتے آئے، مگر میں نے سوچا ہوا تھا وہ وہی کیا، یعنی تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش۔ میں نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی نہیں کروں گی۔ پھر والدین کی منتیں، قسمیں، رونا، سہیلیاں، رشتے داروں کا سمجھانا، کبھی کچھ بھی مجھے میرے ارادے سے پیچھے نہ ہٹا سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی بہت آرام سے گزار لوں گی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا، بہن بھائی سب اپنے اپنے گھر یا بار والے ہونے ہو گئے، میرے والدین کا ساتھ چھوٹ گیا، اور جب بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہنا پڑا تو تب اندازہ ہوا کہ زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ میری وجہ سے میرے بڑے بھائی کی شادی بھی دیر سے ہوئی، جس کا اظہار تانے کی صورت میں بھابھی اکثر کرتی رہتی ہیں۔ خدا نے مجھے بنایا تھا جیسا بھی اسی ذات نے میری قسمت لکھی، مگر میں نے اس ذات پر یقین کرنے کی بجائے اپنے فیصلے خود کیے۔ میں نا امید ہو کر اپنی زندگی کے سب دروازے بند کرتی گئی، اور آج نیلما کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان دونوں کو بھی دکھی کر گئے۔ تینوں کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ شام کا سورج تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ مغرب کے اذان کا وقت قریب آیا تو نیلما چونکی۔ سدھرا بھابھی واپس آنے والی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے، نیلما نے جلدی سے کہا تو ہیرا اور امبر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ تینوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ ہم آج شاید اس لیے ملے تھے کہ اپنے دکھوں کو بوجھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں، ہیرا نے سنجیدگی سے کہا تو امبر نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔
हाँ, शायद अंबर का अंदाज़ सरसरी सा था। तीनों ने एक-दूसरे को सफ़ेद कागज़ पर अपने नंबर लिख कर दिए और खुदाफ़िज़ कहते हुए अलग-अलग सम्मत में अलग-अलग गेट से बाहर निकल गईं। गेट से बाहर निकल कर तीनों ने मुट्ठी में बंद सफ़ेद कागज़ को देखा और फिर गहरा साँस लेकर कागज़ फाड़ कर फेंक दिया। ज़िंदगी में कुछ बातें, कुछ दुःख अपने आप अजनबी लोगों से शेयर कर तो लेते हैं, मगर उनके साथ उससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। उनको किसी और की निगाह में मज़लूम और कमज़ोर देखना भला किसे पसंद होगा। अम्बर ने अपनी कीमती गाड़ी के पास आकर लॉक खोलते हुए सोचा। जब चेहरे मुख्तलिफ मगर दुख ऐसा जैसे हो, तो वहाँ दोस्ती ही नहीं हमदर्दी का रिश्ता बनता है, और हमदर्दी निभाने का वक़्त किसके पास है। नीलिमा ने सर झटक कर अपने कमरे की लाइट ऑन की और अपनी राइटिंग मेज़ के पास रखी कुर्सी पर बैठकर अगले दिन के लेक्चर के पॉइंट्स बनाने लगी। जब तय है कि ज़िंदगी उसी सर्द और तवील मौसम के साथ गुज़रनी है, तो फिर दोस्ती और एहसास के बोवे सहारे का क्या तलाश करने। हरा ने गहरी होती रात में कंबल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटते हुए सोचा और कहती हाथ में पकड़ी किताब खोल ली। साइड मेज़ पर रखा काफ़ी का मग भी उसकी त्वचा का मुंतज़िर था। अपनी खुदसरी, गुरूर और साथ की जाम में खुद साख्ता और तन्हाई का इंतखाब करने वालों के पास बज़ाहिर तो सब कुछ ही होता है, मगर जिस रुत में दिल का गुलाब खिलकर अपनी फराहत बख्श खुशबू से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, उनके पास वो वक़्त, वो मौसम ही नहीं होता है बस। तो ये था आज के नॉवल के सेकंड पार्ट का एंड, जिसका नाम था मुहाफ़िज़। कैसा लगा आप लोगों को ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।